हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम राजस्थान की मृदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। तो इसी कड़ी में आज का अपना पहला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है। आपके ऑप्शन है लाल मृदा, भूरी रेतली मृदा, मध्यम काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मध्यम काली मृदा। तो इसने पूछा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, पश्चिमी क्षेत्र की, तो यहाँ पे बलुई मृदा है, जबकि इस क्षेत्र में जो है यहाँ पे मध्यम काली मृदा पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, लेकिन उससे पहले व्याख्या देखते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मध्यम काली मृदा की प्रधानता है। इसमें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिले कोटा, बूंदी, बाना शामिल है। इस प्रकार की मिट्टी में चूना, फास्फोरिक अम्ल और ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में गेहूं, चावल, कपास और तंबाकू सहित कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पीली भूरी, धूसर भूरी यानी ग्रे ब्राउन, जलोढ़, लाल दोमट या गहरी मध्यम काली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीली भूरी। इसने पूछा पाली, नागौर और अजमेर। तो पाली और पीली, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, पाली और पीली। तो पाली जहाँ भी है वहाँ पीली भूरी से संबंधित इसका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में पीली भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं बालू दोमट का मिश्रण होता है। इसे स्टेपी मिट्टी भी कहते हैं। यह कृषि के लिए उत्तम होती है। स्टेपी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है एक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। शेखावाटी, घग्गर बेसिन, बनास बेसिन, गोडवार बेसिन। तो बांगर का मतलब होता है अर्ध शुष्क मैदान। ऐसा मैदान जो अर्ध शुष्क प्रकार का होता है उसे बांगर कहा जाता है। तो बेसिकली शेखावाटी, घग्गर और गोडवार ये सब जो है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बनास बेसिन। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। बनास बेसिन राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। पश्चिमी रेतीले मैदान एवं अरावली पर्वतमाला के मध्य विस्तृत अर्धशुष्क मैदान को राजस्थान बांगर कहते हैं। वास्तव में ये एक अर्धस्थलीय क्षेत्र है। राजस्थान बांगर को 4 उप विभागों में बांटा जा सकता है: गोडवाड़ बेसिन, लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है। गहन कृषि, जल भराव, पवन अपर्दन, नाली अपर्दन। तो इसने पूछा है राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन, और वो भी कौन से, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि गंगानगर, बीकानेर साइड में। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी, जल भराव। जल भराव के कारण जो है मृदा की उर्वरता में अवनयन होता है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण जल भराव है। जल भराव के कारण पोषक तत्व उपस्थित नहीं रह पाते, जिससे मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है। अगला प्रश्न है, लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है। लाल और पीली मिट्टी वाले जिलों का युग्म है। तो ऑप्शन है भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, बारां, गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, राजसमंद। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा सवाई माधोपुर और राजसमंद, यानी इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिट्टी का लाल व पीला रंग लो ऑक्साइड के जलयोजन की उच्च मात्रा के कारण होता है। लाल व पीली मिट्टी में नाइट्रोजन व जैविक कारकों की अल्पता होती है तथा कैल्शियम कार्बोनेट नगण्य होता है। राजस्थान में यह मिट्टी सवाई माधोपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर व सिरोही जिले में पाई जाती है। पीली मिट्टी और लाल मिट्टी से संबंधित सवाई माधोपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही जिले हैं, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अपरदन क्या होता है? अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का बह जाना। तो इसके लिए फसलों के हेर फेर अपनाना चाहिए, वृक्षों की पट्टी लगाना, खेतों में मेड़बंदी करना, चरागाहों को विकसित करना।
इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षों की पट्टी लगाना। यहाँ पे बी ऑप्शन सही माना जाएगा। वृक्षों की पट्टी लगाना से मतलब है कि यहाँ पे जैसे अलग अलग जो है वृक्ष लगा दिए, तो उससे क्या है, ये जो मिट्टी है वो इधर से इधर नहीं आ पाएगी। इस कारण जो है मिट्टी का अपरदन रोका जा सकता है। और खेतों में मेड़बंदी करने से भी इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। चरागाहों को विकसित करने से भी नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे पशु जाते हैं तो वहाँ से मिट्टी क्या है उसका अपरदन हो जाता है पशुओं के चलने के कारण। व्याख्या देखते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए वृक्षों की पट्टियां लगाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए उसका संरक्षण अति आवश्यक है। पर्वतीय भागों में सीढ़ीनुमा खेती, मरुस्थलीय भागों में वृक्षों की पट्टियां लगाना, पशुचारण में कमी लाना, समोच्च रेखीय जुताई और मेड़बंदी वनारोपण आदि मृदा संरक्षण के प्रमुख उपाय है। राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी? तो राजस्थान के जो एंटीसोल वाला समूह है वो है पश्चिमी क्षेत्र, जहाँ पे एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। व्याख्या देखते हैं। एंटीसोल समूह की मृदा पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। एंटीसोल मृदा का एक ऐसा वर्ग है जिसके अंतर्गत भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश होता है। इस मिट्टी का रंग प्राय हल्का पीला व भूरा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टतः पाया जाता है? एरिडीसॉल्स, एल्पीसॉल्स, एंटीसॉल्स और वर्टिसॉल्स। कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एंटीसॉल्स। अभी हमने पढ़ा भी था। एंटीसॉल्स मृदा ऐसा है जो कि लगभग पश्चिमी क्षेत्र में सभी जगह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसॉल समूह की मृदा पाई जाती है? तो वो हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो वह हो जाएगा बी, भरतपुर जिले में। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर व कोटा जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? माउंट आबू, जयपुर, कोटा या जोधपुर? तो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जो है जयपुर में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में भारतीय मौसम की वेधशाला जयपुर में स्थित है। भारतीय मौसम विभाग भारत सरकार के पृथ्वी मंत्रालय के अधीन काम करता है। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है कठोर मौसमी परिस्थितियां, दूसरा ऑप्शन है बढ़ती आबादी, तीसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन, चौथा ऑप्शन है अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो यहाँ पे इसने मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है पूछा था, तो इसका ऑप्शन डी सही माना जाएगा। अम्लीय भूमि का प्रयोग यहाँ पे सही आंसर माना जाएगा। ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। मरुस्थलीकरण के प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों में मुख्य रूप से वनों की अत्यधिक कटाई, अधिक चराई, बढ़ती आबादी से अधिक खेती, कठोर मौसमी परिस्थितियां, वैश्विक जलवायु का बढ़ना एवं भूजल का अत्यधिक दोहन इत्यादि है। अम्लीय भूमि के प्रयोग करने से मरुस्थलीकरण नहीं होता है। राजस्थान में मृदा और जल संरक्षण के लिए पारंपरिक प्रथा है खेत तालाब, खडीन, चेक डैम या गली प्लग। तो यहाँ पे इसने मृदा और जल संरक्षण के लिए जो पारंपरिक प्रथा अर्थात जो पुराने समय से चले आ रही है वो कौन सी है? वो है खडीन। और यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही माना जाएगा। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में मृदा और जल संरक्षण के लिए पारंपरिक प्रथा खडीन है। इसका विकास 15वीं सदी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया। यह मिट्टी का बना अस्थायी बांधनुमा तालाब होता है। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? सिरोही, अजमेर, टोंक, जयपुर। सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा। सी ऑप्शन है अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। तो यहाँ पे इसका सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ये बहुत बार पूछा जा चुका, आप देख सकते हैं। लाल पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, सिस्ट, नीस आदि के टूटने से हुआ है। इस मिट्टी का प्रसार सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर में विस्तारित है। राजस्थान में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है: रेतुली, बलुई, मरुस्थलीय मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी। अगला प्रश्न है, वर्टिसॉल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? अलवर, जयपुर, दौसा, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर।
जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, झालावाड़, कोटा और बूंदी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये कितनी बार जो है पूछा जा चुका है। तो वर्टिसोल्स मृदा जो है झालावाड़, कोटा और बूंदी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। वर्टिसोल्स यानी चिकनी मृदा जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग झालावाड़, कोटा और बूंदी में अधिकांशतः पाई जाती है। यह चिकनी मिट्टी होती है, सूखने पर गहरी चौड़ी दरारें बनती है, जबकि गीले होने पर चिपचिपी और प्लास्टिक जैसे चिकनी और चिपचिपी हो जाती है। राजस्थान की मिट्टी ऊस्टर्स के उपक्रम के अंतर्गत आती है और दो महान समूहों से जुड़ी हुई है, कॉमस्टर्स, पेलेस्टर्स। अगला प्रश्न है, वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है? तो झालावाड़, बारां, कोटा, भरतपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, धौलपुर, करौली। तो जो वर्टिसोल्स अर्थात चिकनी मृदा जो है झालावाड़ और बारां में नहीं पाई जाती, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ मिट्टी है और इससे संबंधित जिला यहाँ पे दिखाया गया, जैसे मध्यम काली बूंदी, बारां, लाल लोमी डूंगरपुर, उदयपुर, लाल और पीली झालावाड़, कोटा, भूरी रेतली कछारी, भरतपुर, अलवर। तो यहाँ पे लाल और पीली जो है वो झालावाड़, कोटा से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे जो उसने पूछा है सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर माना जाएगा। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों और जिलों का सही सुमेलन इस प्रकार है। मध्यम काली मिट्टी बूंदी, बारां, लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर, लाल और पीली मिट्टी सिरोही, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और अजमेर, भूरी रेतली कछारी मिट्टी भरतपुर, अलवर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पीसॉल्स मृदा पाई जाती है। आपके ऑप्शन है जयपुर, अलवर और सीकर में, चूरू, झुंझुनू और बाड़मेर में, जैसलमेर और बाड़मेर में, प्रतापगढ़ और सिरोही में। तो अल्पीसॉल्स जो है वो जयपुर, अलवर और सीकर में पाई जाती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में अल्पीसॉल्स मृदा समूह है जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर आदि जिलों में पाई जाती है। अल्पीसॉल्स मृदा पूर्ण रूप से विकसित है तथा इसमें आर्जिलिक मृदा संस्तर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदान, इनको जो है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है अलग करती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के रेतीले शुष्क तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अलग करती है। राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। शुष्क जलवायु प्रदेश 0 से 20 सेंटीमीटर, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश जहाँ पे 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश जहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर, और आर्द्र जलवायु प्रदेश 60 से 80 सेंटीमीटर, और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश जहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगला प्रश्न, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में क्या है, ये लाल दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पशुधन सहायक में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसकी पूरी संभावना है कि पशु परीक्षण में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। लाल दोमट प्रकार की मिट्टी बांसवाड़ा में पाई जाती है। ये इसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में पाई जाती है। इसमें लो ऑक्साइड, चूना, पोटास और फास्फोरस कम मात्रा में पाई जाती है। लो अंश के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मृदा में मक्का, चावल व गन्ना आदि का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। ये भी प्रयोगशाला सहायक ज्योग्राफी के प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है। तो लाल लोम मृदा सिरोही में, पाली में, उदयपुर में या जालौर। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदयपुर में ये पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में निम्नलिखित कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? तो हमने देखा है उदयपुर में, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही माना जाएगा। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? देखिए लाल मिट्टी से जो है कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं, यहाँ पे सारे हम एक साथ पढ़ेंगे।
लाल दोमट मिट्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा, सीकरकोटा, बारा झालावाड़, बूंदी भीलवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। उदयपुर व भीलवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा, अलवर, भरतपुर व धौलपुर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर माना जाएगा, जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा। अगला प्रश्न लेते हैं, लेकिन उससे पहले व्याख्या देखते हैं। राज्य को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड के अंतर्गत राजस्थान के 4 जिले जयपुर, अजमेर, टोंक तथा दौसा आते हैं। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत 500 से 700 mm वर्षा होती है। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आर्द्र दक्षिणी मैदान है, जबकि सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसने पूछा पाली, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा, लाल पीली मृदा या बलुई मृदा? तो यहाँ पे बलुई मृदा यानी मरुस्थलीय मृदा वो सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बलुई मृदा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिलों में पाया जाता है। इस मिट्टी के कण मोटे होने के कारण इसमें जल धारण क्षमता सबसे कम पाई जाती है, यानी इसमें पानी जब जाएगा तो वो जल्दी ही सूख भी जाएगा। इसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी, लेकिन कैल्शियम के तत्व की प्रधानता पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से मोटे अनाज जैसे ज्वार, मोठ, बाजरा आदि का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? आपके ऑप्शन है मेवाड़ मैदान, छप्पन मैदान, मालपुरा करौली मैदान या डी बनास मैदान। तो बनास मैदान जो है वो हेरोन महोदय के द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। बनास समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया। राजस्थान के राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, सवाईमाधोपुर तथा करौली जिलों में बनास बेसिन विस्तृत है। राजस्थान में बिल्कुल समतल मैदान जिसे पेनी प्लेन का सबसे सुंदर उदाहरण बनास बेसिन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? तो आपके ऑप्शन है मृदा नमी का संरक्षण, बी भूमिगत जल भरण पुनर्भरण, बालू का स्तूप स्तरीकरण या वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। तो इसने पूछा मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण, यानी हमें जो है मरुस्थल का जो विस्तार है वह रोकना है, तो उसके लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? तो एक तो होता है मृदा नमी का संरक्षण और दूसरा है भूमिगत जल भरण। अगर हम जल जो है भूमि में डालेंगे, मान लीजिए ये कुआं है और अगर हम बारिश का जल इसमें डाल देंगे तो क्या ये मरुस्थलीकरण को रोकेगा? नहीं रोकेगा, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा बालू का स्तूप स्तरीकरण, अगर हम जो बालू के स्तूप बने हुए हैं अगर हम उनको दीवार बना के रोक देंगे तो क्या ये तरीका काम करेगा? ये भी तरीका काम है नहीं करेगा। जबकि चौथा है यहाँ पे वातरोधी वृक्षारोपण। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे पेड़ लगा दिए इस तरह से जो है वृक्षारोपण पट्टी, यानी वृक्षों की एक लंबी पट्टी बना दी है, तो हम देख सकते हैं कि इधर से जो है अब वातरोधी यानी एक तो वायु भी नहीं जा पाएगी और एक पट्टी बन गई है इस प्रकार से, और प्लस ये जड़ों के द्वारा इस मिट्टी को भी पकड़ के रखेंगे यहाँ पे। इस कारण से जो है मृदा का अपरदन नहीं होगा, मरुस्थल का प्रसार नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही माना जाएगा, वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कई कारणों से शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल अर्धनमन इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। इससे जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी और ह्रास होता है। वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी का उपयोग कर मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोका जा सकता है। रक्षक पट्टियों से हवा की रफ्तार 20 से 46% तक कम हो जाती है तथा जमीन में नमी 14% अधिक होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। पहला है, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है।
दूसरा है दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों में लाल लोम मिट्टी का निर्माण हुआ है। तीसरा है दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। चौथा है दक्षिण पूर्वी भाग में फास्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे जो पहला क्या कह रहा है कि थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही जो कथन यहाँ पे दिया गया है। दूसरा कह रहा है दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों में लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ, बिल्कुल ये भी सही है। और दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल ये भी जो है सही कथन है। लेकिन चौथा क्या कह रहा है, दक्षिणी पूर्वी भाग में फास्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, ये कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। तो यानी तीन, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। और जो हम इनके कूट दिए गए हैं वो देखते हैं, तो यहाँ पे सी जो है वो सही माना जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, ये यहाँ पे इसकी व्याख्या है। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध आपने बताना है। मोलेला, कैथुन, बगरू, सांगानेर। ये आरपीएस, सीआरएस में और पशुधन सहायक में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा मोलेला। मोलेला जो है टेराकोटा के लिए एक प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन से, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजसमंद जिले के मोलेला गांव की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान माटी से लोक देवी देवताओं की, हिंगाण देवताओं की मूर्तियां बनाने के रूप में है। इस मोलेला गांव का मृदा शिल्प विश्व प्रसिद्ध है भाई। वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है कौन सी है भाई। चावल, गेहूं, दाल या गन्ना। तो यहाँ पे दाल जो है वो ऐसी फसल है जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दलहनी फसलें मृदा स्वास्थ्य सुधार में महत्वपूर्ण योगदान करती है। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो इन फसलों के जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है। भूमिगत जल की लवणता, अनियंत्रित खनन, वर्षा की न्यूनता या जलवायु परिवर्तन। तो राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण का कारण है वो क्या है, यहाँ पे बारिश जो बहुत कम होती है, तो वर्षा की न्यूनता इसका मुख्य कारण माना जा सकता है। व्याख्या देख सकते हैं आप। यूएनसीसीडी मरुस्थलीकरण को जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों के परिणाम स्वरूप शुष्क, अर्धशुष्क और उप आर्द्र क्षेत्रों में भूमि क्षरण के रूप में परिभाषित करता है। मुख्य रूप से वर्षा और सतही अफवाह के अभाव के कारण मिट्टी के आवरण को नुकसान मरुस्थलीकरण के सबसे बड़े कारणों में से एक है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है। आपके ऑप्शन है, जल के प्रवाह से, मिट्टी के निचली स्तर से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से, मिट्टी के अपक्षालन से, मिट्टी के ऊपरी सतह से नीचे की ओर जल रिसाव से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव के कारण जो है अम्लीय और क्षारीय तत्वों से सिक्त हो जाती है मिट्टी। प्रश्न की व्याख्या बहुत ही जरूरी समझता हूँ मैं। मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त हो जाती है। उच्च उपमृदा जल तालिका वाले क्षेत्रों में शुष्क मौसम से वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप केशिका क्रिया द्वारा नीचे से हानिकारक लवणों का स्थानांतरण होता है। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जबकि अम्लीयता की समस्या दूर करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है। ऑप्शन ए, ऊपरी सतह से नीचे की ओर रिसाव, नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा रिसाव, सी जल प्रवाह, डी अपलक्षण घुलकर बहना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव, जैसा कि हमने पूर्व के प्रश्न में पढ़ा था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका प्रदन की समस्या मुख्यतः होती है।
उदयपुर, अलवर, सिरोही, कोटा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। अवनालिका अपर्दन नदियों नालों में भारी बारिश के जल बहाव से होता है। इस प्रकार के अपर्दन में मिट्टी के ऊपरी आवरण के साथ साथ गहराई तक कटाव किया जाता है, जिससे गड्ढे एवं घाटियों का निर्माण होता है। राजस्थान में अवनालिका अपर्दन से कोटा जिला सर्वाधिक प्रभावित है। कोटा से बारां के मध्य के क्षेत्र को कुंवारी बीहड़ के नाम से जाना जाता है। कोटा और बारां के मध्य के क्षेत्र को कुंवारी बीहड़ के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? पाली, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर। तो आपने बताना है कि लवणीयता की समस्या जो है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। आपके ऑप्शन जो है पाली है, उदयपुर है, राजसमंद है और डूंगरपुर है। तो मृदा में लवणीयता जो है ना, क्षारीयता, वो पाली जिले में पाई जाती है बेसिकली। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हम। राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या पाली जिले में पाई जाती है। राजस्थान में लवणीय मृदा प्राकृतिक रूप से पाली, बाड़मेर और जालौर में पाई जाती है, परंतु यह रूपांतरित मिट्टी होने के कारण कोटा, भरतपुर व श्रीगंगानगर में भी पाई जाती है। रूपांतरित अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। यानी कोई भी मिट्टी अगर दूसरे प्रकार की है तो वह जो है लवणीय मृदा का रूप ले सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव, सौर ऊर्जा उत्पादन। निम्न में से कौन सा राजस्थान के मरुस्थलीकरण का कारण इसने पूछा कि नहीं है। तो सभी जानते हैं कि सौर ऊर्जा उत्पादन जो है वो जो है मरुस्थलीकरण का कारण है, नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, बल्कि सौर ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। मरुस्थलीकरण हेतु अतिचारण, वनों की कटाई, मानवीय क्रियाकलाप जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन एवं जनसंख्या का अत्यधिक दबाव किसी भी क्षेत्र के मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे मुख्य मुख्य कारण यहाँ पे बताए गए हैं और ये प्रश्न आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2017 में पूछा जा चुका है। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की फसल के लिए मृदा का कौन से प्रकार की मृदा जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? आपने बताना है। मिश्रित लाल एवं पीली मृदा, भूरी जलोढ़ मृदा, मध्यम काली मृदा, लाल लोमी मृदा। तो जो मध्यम काली मृदा है वह कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इस प्रश्न का सी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। मध्यम काली मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। यह मृदा झालावाड़, बूंदी, बारां व कोटा जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आपके ऑप्शन है 1950, 1952, 1955 या 1956। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। तो भू राजस्व अधिनियम जो है 1956 में, वर्ष 1956 में पारित किया गया था। व्याख्या देखते हैं। भू राजस्व अधिनियम वर्ष 1956 में पारित किया गया। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण राजस्थान में लागू है। यह अधिनियम भूमि संबंधी मामले, राजस्व न्यायालय एवं अधिकारियों की नियुक्ति एवं कार्य, भू अभिलेख एवं नक्शा तैयार करने, भू राजस्व निर्धारण करने, भू संपत्तियों के विभाजन तथा राजस्व वसूली एवं उससे संबंधित मामलों के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? आपने बताना है कि मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन है कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। आप देख सकते हैं ये इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? जंगल काटना, हिमानी क्रिया,
वायु अपर्दन और जलीय अपर्दन। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है जंगल काटना, हिमानी क्रिया, वायु अपर्दन और जलीय अपर्दन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिमानी क्रिया, यानी जो सर्दी और बर्फ़ से संबंधित है, बर्फबारी से संबंधित क्रिया है वो उसमें वे सब मृदा अपर्दन से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जलीय अपर्दन, वायु अपर्दन, जंगल कटना राजस्थान में मृदा अपर्दन से संबंधित है, जबकि हिमानी क्रिया राजस्थान में मृदा अपर्दन से संबंधित नहीं है। राजस्थान में मृदा संबंधी प्रमुख समस्याएं भूस्खलन, मृदा अपर्दन, मरुस्थलीकरण, जलाभरण आदि है। मिट्टी को ऊपरी सतह से उपजाऊ मृदा का प्रकृति तथा मानवीय कारणों से वायु द्वारा जल द्वारा स्थानांतरण होना मृदा अपर्दन कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपर्दन वायु तथा उसके बाद जल द्वारा होता है। वनों की कटाई मृदा अपर्दन का एक प्रमुख कारण है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।